हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स पकड़े थे और कुछ टर्म्स बताई थी मैंने आपको, और आज की क्लास के अंदर उसे जुड़े हुए कुछ जनरल एंट्रीज और साथ साथ हम उसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्योरी के बाद आज मैं आपको जनरल एंट्रीज कराने जा रहा हूं कि कैसे करते हैं। तो आपकी जो जनरल एंट्रीज हैं उसमें मान लो एक पार्टी है ड्रॉर जो कि ए है, यानी कि जो बिल बनाता है, एक बी है जो ड्रॉई है जो बिल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब इसी पर पहले हम पकड़ते हैं शुरुआत करने के लिए। सबसे पहले ये देखो, जब हम गुड्स बेचते हैं, when goods are sold on credit, जब हमने सामान उधार बेचा तो किसने बेचा? ए ने बेचा, ए इज द सेलर। तो ये एंट्री क्या करेगा? ये करेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जितना भी सामान बेचा होगा उसे यहां पे दिखा देगा। और जो बी है, क्योंकि उसने सामान खरीदा है, तो ये एंट्री कर देगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ए जिससे खरीदा उसके नाम पर उसने परचेज की एंट्री कर दी, और ए ने बी को बेचा था इसलिए बी डेबिट करके इसने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब इस सामान बेचने के अगेंस्ट उसने बिल बनाया। व्हेन बिल इज ड्रॉन, तो उसकी एंट्री क्या करी जाएगी? तो क्योंकि ए ने बिल बनाया है तो ये करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बी के नाम पर बनाया है इसलिए यहां पर बी को क्रेडिट कर देगा। अब ये पैसे उसने बी से लेने थे, इसने बिल रिसीवेबल टू बी किया। अब बी ने क्योंकि पैसे ए को देने हैं तो ये करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है ना? तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये गुड्स बेचने की और गुड्स खरीदने की जो एंट्री ए और बी ने की वो हमने किस तरीके से की, ये तो शुरुआत हो गई। और बिल बनाने की एंट्री कैसे की? अब मैं आपको बताता हूं इसमें जो चार केसेस हैं, जो अलग अलग चार केसेस हैं, उसमें सबसे पहला जो केस है वो हमारे पास है जब वो बिल को रिटेन करता है। व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, यानी ड्रॉर ने इस बिल को अपने पास मैच्योरिटी तक रखा और उसके बाद उसको कैश मिल गया। ठीक है, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी एंड कैश इज रिसीव्ड। अब इस केस में ये एंट्री क्या करेगा? जब कैश मिल जाएगा मैच्योरिटी में बिल को अपने पास रखने के बाद, तो ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी इसके थ्रू कैश मिला है उसको पेमेंट मिली है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये पेमेंट क्या करेगा? ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कैश रिसीव करने की एंट्री होगी और इसकी पेमेंट करने की एंट्री होगी जो बी ने की। अब एक केस बनता है, मान लो ये मैच्योरिटी तक वेट नहीं करता और बैंक के पास जाता है और बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, टाइम से पहले वो बिल को डिस्काउंट करा लेता है। When bill is discounted from bank। अब ये बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक इसके बाद में कुछ चार्जेस काटेगा। मान लो ये जो बिल था वो 100 रुपए का था, उसने 100 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, ये एंट्री हम जो कर रहे हैं। ठीक है, अब 100 रुपए ही उसको मिल गया इस वाले केस में तो, लेकिन अगर बैंक इस बिल के अगेंस्ट आपको सिर्फ 95 रुपीज देता है तो एंट्री करेगा ए बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो यहां पे शो करेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो इसने काटे हैं 5 रुपीज, और उससे बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसने डिस्काउंट कराया, इसमें बी को तो पता ही नहीं बैंक में डिस्काउंट की एंट्री हो गई है, तो उस दिन जिसने ए ने डिस्काउंट कराया उस दिन तो एंट्री करेगा नहीं, लेकिन मैच्योरिटी के वक्त उसको ये एंट्री करनी है तो बिल्स पेबल टू बैंक की एंट्री सेम कर देगा ये। तो इसके लिए एंट्री वही रहेगी, बिल्स पेबल टू बैंक ऑन मैच्योरिटी। तो ये जो करेगा ये मैच्योरिटी पर एंट्री करेगा जब उसे पेमेंट करनी होगी। ठीक है ना, ये मैच्योरिटी पर पेमेंट कर रहा है बिल्स पेबल टू बैंक इस केस में भी, और इस केस में भी ये पेमेंट किसको करेगा? ये बैंक को पेमेंट करेगा। यानी कि अगर ए ने अपने बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लिया, पैसे बैंक से एडवांस में ले लिए, तो अब पैसे किसने लेने हैं? बैंक ने बी से लेने हैं। अब बैंक ने बी से लेने हैं तो ये बी बैंक को देगा। इसका मतलब जिस दिन डिस्काउंट कराया उस दिन एंट्री नहीं करेगा, लेकिन जब मैच्योरिटी पर आएगा तो उस दिन वो बिल्स पेबल टू बैंक की एंट्री कर देगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? समझ आ गया?
अब देखो इसमें थर्ड केस, जो थर्ड केस है इसके अंदर वो हमारे पास है जब वो बिल को डिस्काउंट नहीं करा रहा पर बिल को एंडोर्स कर रहा है। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, सी एक थर्ड पार्टी है। अब हुआ यह है कि ए ने सी को पैसे देने होंगे तो वो बी से लेने हैं और सी को देने हैं, तो वो डायरेक्टली बी को कहता है कि ये सी को पेमेंट कर देना। मैं सी एक पार्टी और बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये ड्रॉर हो गया, ये ड्रॉई और ये पेई, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं। ये ड्रॉर है और ये ड्रॉई है और ये पेई है जिसको पैसे मिलने हैं, ठीक है। अब इसने बिल एंडोर्स कर दिया तो ये एंट्री करेगा सी के नाम पर, सी डेबिट टू बिल रिसीवर, ओके। और बी, अब ए ने एंडोर्स किया, जिस दिन एंडोर्स किया उस दिन तो वो एंट्री करेगा नहीं, लेकिन इसने एंट्री पेमेंट किसको देनी है, इसने सी को देनी है। जब पेमेंट करेगा तो सिंपल एंट्री कर देगा बिल्स पेबल टू बैंक। इसके लिए कोई मतलब नहीं है कोई एंट्री करनी, इसने पेमेंट करनी है बिल्स की, वो बैंक को करे, ए को करे या सी को करे, उसके लिए एंट्री एक ही है, बिल्स पेबल टू बैंक। लेकिन हुआ ये है जो सी है, सी पहले बिल बनाएगा ए के नाम पर क्योंकि सी ने ए से पैसे लेने होंगे, तभी तो ए ने सी के नाम पर एंडोर्स किया है। तो ये करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए के नाम पर ये पहले बिल बनाएगा और जब ये बी पेमेंट कर देगा सी को तो ये एंट्री कर देगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये पेमेंट रिसीव की एंट्री कर देगा जब पेमेंट करेगा, जब ड्यू डेट आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस ऐसा है कि ना तो वो रिटेन कर रहा है मैच्योरिटी तक अपने बिल को, ना डिस्काउंट करा रहा है, ना एंडोर्स कर रहा है, जबकि वो बिल को क्या कर रहा है, वो बिल को बैंक के पास भेज रहा है। व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो कहता है कि बैंक के पास बिल भेज दिया और बैंक को ये रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा जब बी की तरफ से आएगा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तब तक बिल बैंक में पड़ा रहेगा। तो उस वक्त एंट्री क्या करेगा, ये एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये उस पर एंट्री कर देगा, वही 100 रुपए की एंट्री करेगा। उसके बाद इसको तो पता नहीं है कि बिल्स वहां बैंक के पास गया है, जब ये पेमेंट करेगा तो एंट्री करेगा वही बिल्स पेबल टू बैंक, और लेकिन जब ये पैसा मिल जाएगा इसको तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये हो गए 4 केसेस हमारे। तो इन चारों केसेस में हमने क्या देखा, ए ने पहले बी के नाम पर सामान बेचा तो B2 सेल्स किया और उसने परचेज की एंट्री कर दी, इसने बिल बनाने की एंट्री की, इसने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करने की एंट्री करी। उसके 4 केसेस में कि बिल को अपने पास रिटेन कर सकता है, बिल को डिस्काउंट करा सकता है, बिल को एंडोर्स कर सकता है और बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज सकता है। इन चारों में क्या खास बात आई, देखो हर एक केस में यहाँ पे बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया गया है। फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी, थर्ड केस में भी, फोर्थ केस में भी, चारों केस में बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया गया। जब उसको पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, जब उसे डिस्काउंट कराया तो बैंक और डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट कर दिया, जब एंडोर्स कराया तो सी को डेबिट कर दिया और जब कलेक्शन के लिए भेजा गया तो बिल सेंड कलेक्शन को डेबिट कर दिया। बी के लिए हर केस में एक ही एंट्री है, बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल टू बैंक और बिल्स पेबल टू बैंक, चारों केस में एक ही एंट्री है। यहां पर जब कैश मिलेगा तो बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री वो कर देगा। लेकिन सी के पास तो सिर्फ एक ही केस था, जब उसने ए के नाम पे बिल बनाया था तो बिल रिसीवेबल टू ए किया और बाद में जब कैश मिल गया तो कैश टू बीआर की एंट्री भी कर दी, ठीक है। ये हमारे पास 4 केसेस हो गए कि जब वो बिल बनाने के बाद 4 अलग अलग केसेस में एंट्रीज कैसे की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो वो डिसऑनर हो जाता है, यानी कि टाइम पर बी पेमेंट नहीं कर पाता है। तो डिसऑनर के केसेस में, केसेस ऑफ डिसऑनर, अब उस केसेस में भी ए की बुक्स में, बी की बुक्स में और सी की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज रहेंगी। ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है, ठीक है, और ये पेई है। अब इस केस में सबसे पहले क्या होगा, वो जो चारों केसेस थे, पहला केस ये था कि जब उसने बिल को रिटेन किया था, व्हेन बिल वाज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, तो अगर मैच्योरिटी तक उसने बिल को अपने पास रिटेन किया और वो कैश नहीं मिला क्योंकि डिसऑनर हो गया। अगर जब कैश मिल रहा था तो उसने एंट्री क्या की थी, उसने की थी बैंक टू बीआर यानी कैश टू बीआर की एंट्री। लेकिन जब कैश नहीं मिला तो उसने जो बिल बनाया था ना बीआर टू बी, बस वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री करेगा यहां पर बी डेबिट, क्योंकि बी से पैसे लेने हैं उसने, तो बी को डेबिट करके बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। लेकिन साथ साथ इसमें कुछ चार्जेस अगर लगे होंगे तो वो चार्जेस के लिए यहां पर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर देगा, ठीक। मान लो उसने 100 रुपए का बिल था और चार्जेस में 5 रुपए लग जाते हैं, तो वो 5 रुपए ऐड करके 105 रुपए बी से ले लेगा।
बी क्या एंट्री करेगा? बी के लिए एक एंट्री रहेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। उसने ए को देने हैं 100 रुपए का बिल, 5 रुपए के चार्जेस और साथ में 105 रुपए उसने देने हैं ए को उस बिल के डिसऑनर की वजह से। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस ये था जब बिल को उसने डिस्काउंट कराया था। अब जब बैंक से इसने डिस्काउंट करा लिया था और उसके बाद डिसऑनर हो जाता तो पैसे बैंक को नहीं मिले। तो जब बैंक को पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब अब बी जो ए है वो बी से पैसे लेकर अब बैंक को देगा, तो बी को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि बैंक इसलिए क्रेडिट हो गया कि उसके बैंक से पैसे निकल गए, क्योंकि बैंक ने फटाफट चार्जेस लगाकर 105 रुपए उसके बैंक से निकाल ली, क्योंकि उसके पैसे टाइम पर नहीं मिले। लेकिन अब उसने किसने लेने हैं? बी से डेबिट करके बैंक को पैसे देने हैं बस। लेकिन इसके लिए कोई एंट्री पे फर्क नहीं है, इसकी सेम एंट्री रहेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। उसके लिए सेम एंट्री है जो हमने पहले केस में की। ठीक है, अब तीसरा केस था जब उसने बिल को एंडोर्स कराया था। जब उसने एंडोर्स करा दिया था सी के नाम पर, अब वो सी को पैसे मिलने थे, अब सी को पैसे नहीं मिले। जब सी को पैसे नहीं मिले तो ये एंट्री क्या करेगा? ये अब करेगा बी डेबिट टू सी। यहां भी 105 रुपए पूरे अगर चार्जेस समेत हैं वो सेम एंट्री कर देगा। इसके लिए अभी भी कोई फर्क नहीं है, ये बिल्स वाले अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए की एंट्री ये वही सेम एंट्री करेगा, यानी वही 100, 5 और 105 की एंट्री सेम करेगा। इसके लिए कोई एंट्री में फर्क नहीं आ रहा। लेकिन सी को पैसे नहीं मिले। अब सी ने इससे पहले क्या एंट्री की थी? उसने बिल रिसीवेबल जो बनाया था ए के नाम पे बनाया था और कैश नहीं मिला उसको। जब कैश मिल जाता तो ठीक है, कैश टू बी आर, नहीं मिला तो अब वो करेगा ए टू बी आर, रिवर्स करेगा। तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी इस केस में ए डेबिट टू बी आर टू कैश। वही जो एंट्री उसने की थी 100 रुपए बिल के, 5 रुपए चार्जेस के, और ये ए से 105 रुपए लेगा। ठीक हो गया ना? इस तरीके से डिसऑनर की एंट्री सी भी करेगा। अगर डी जो फोर्थ केस है हमारा, जिसके अंदर हमने बिल को भेजा था बैंक के पास, was sent to बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है ना? इस केस में क्या करेंगे? यहां पर क्योंकि यहां पर हमने एंट्री क्या की थी, देखो एक बार चेक करो। यहां पे एंट्री की थी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर, लेकिन यहां पर पैसे बैंक के पास नहीं मिले, बैंक के पास एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब ये एंट्री भी रिवर्स होगी। यहां बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट किया जाएगा, तो बी डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, जो 100 रुपए का बिल था, और जो चार्जेस हैं वो भी टू बैंक अकाउंट करके खत्म कर देंगे, तो 5 रुपए, तो 105 रुपए की एंट्री ऐसी हो जाएगी। लेकिन बी के लिए अभी वही एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। तो इसके लिए चारों केसेस में सेम एंट्री रहेगी। अब फर्क क्या पता लगा आपको? जब डिसऑनर की एंट्री हुई तो हमने हर बार चारों एंट्रीज में बी को डेबिट किया, मतलब ड्राई को डेबिट किया, और जब रिटेन किया था तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया विद चार्जेस को अलग दिखाकर। डिस्काउंटिंग वाले केस में डिस्काउंटिंग के बाद डिसऑनर होता है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, एंडोर्समेंट के बाद डिसऑनर होता है तो सी को क्रेडिट करेंगे, और कलेक्शन के बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन के बाद अगर हमारे पास अगर डिसऑनर होता है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, और चार्जेस अलग से 5 रुपए दिखाएंगे। बाकी इन दोनों में हमने कंबाइन करके दिखाना है, और बाकी फर्स्ट और फोर्थ केस के अंदर हमने 5 रुपए अलग से चार्जेस फॉर्म किए हैं, जबकि इसके लिए चारों केसेस में एक ही एंट्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई ये एंट्रीज यहां पर। लेकिन अब एक बात सुनो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस बनता है जिसमें कि डिसऑनर से पहले ही बी आता है ए के पास, रिक्वेस्ट करता है कि मैं टाइम पर पैसे नहीं दे पाऊंगा तो मुझे एक नया बिल बना दिया जाए। एक नया बिल बनाने की बात करता है, यानी कि वो रिन्यूअल की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर रिन्यूअल के केसेस आएंगे तो कैसे करेंगे? केसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। तो बी ए के पास आया कि मैं टाइम पर पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो उस वक्त क्या एंट्री की जाएगी? तो सबसे पहले जो केस था, अगर वो बी ए के पास आता है कि टाइम पर पैसा नहीं दिया तो उसके बदले में नया बिल बना दो और मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम दे दो, कुछ एक्सटेंशन दो, और जो एक्सटेंशन दोगे उसके बदले में मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लो। अब इस केस में सबसे पहले जो एंट्री की जाएगी वो आपकी कैंसिलेशन ऑफ बिल की होगी। जो कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री है वो वही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई है, ए केस में, बी केस में, यानी कि चारों केसेस में डिस्काउंटिंग का केस है, एंडोर्समेंट का केस है, यानी आपकी जो डिसऑनर की एंट्री है ना, बस वो एंट्री कर दो। कैंसिलेशन में आप दोबारा से इस डिसऑनर की एंट्री कर दो। तो जो डिसऑनर की एंट्री मैंने पिछले वाले पेज में बताई है, बस वही एंट्री आपको करनी है अगर ये बिल कैंसिल की बात आती है। वैसे तो अब सी बीच में आएगा नहीं, लेकिन अगर ए आता है तो भी उसमें डिसऑनर की एंट्री को करनी पड़ेगी।
वो डिसऑनर की एंट्री करने के बाद अब वो नए बिल की बात करता है, तो सबसे पहले वो बात करेगा अगर कुछ कैश दे रहा है, मान लो 10,000 का बिल था, उसमें 2,000 वो कैश दे रहा है। अगर वो कुछ कैश मिल जाता है, इसको ए को अगर कैश मिल जाता है तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी, और ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू कैश। ये होगी कैश पेमेंट की एंट्री अगर बी ए को कुछ कैश दे देता है। और जो बैलेंस बिल बचता है उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमारे पास यहां पे होगी बी डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। और बी करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, ये होगी इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट की एंट्री करने के बाद अब नया बिल बनाया जाएगा, और नया बिल जो बनेगा उसकी वही एंट्री है जो पहले हमने सीखी है, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और ये करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल, जो हमने बेसिक एंट्री सीखी है। तो यहां पर बिल रिसीवेबल डेबिट करके बी को क्रेडिट करेंगे। तो कहानी समझ आई कि जब रिन्यूअल की बात आएगी तो सबसे पहले कैंसिलेशन किया जाएगा पुराना बिल, और कैंसिलेशन में आपको डिसऑनर वाली एंट्री करनी है विदाउट नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस बीच में नहीं होंगे क्योंकि रिन्यूअल की बात आ रही है। उसका जब कुछ कैश देता है उसमें से, उस बिल में से, तो वो कैश टू बी करके, और वो बी करेगा ए डेबिट टू कैश, जो पेमेंट की एंट्री करेगा। अब नए बिल के बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो इंटरेस्ट की एंट्री होगी बी डेबिट टू इंटरेस्ट, और बी करेगा इंटरेस्ट डेबिट टू ए, या रहेगी ड्रॉर के नाम पर। जब नया बिल बनाया जाएगा तो बिल रिसीवेबल टू बी, और ये करेगा ए टू बिल्स पेबल, ठीक है। उसके बाद अगर वो पैसे मिल जाते हैं नए बिल के तो वो करेगा, अगर बिल ऑनर हो जाता है यानी कि पैसे मिल जाते हैं, तो वो करेगा कैश टू बी आर, सिंपल कैश, और ये करेगा बीपी टू कैश। ये पेमेंट की एंट्री करेगा बीपी टू कैश, और ये रिसीव की करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। पर अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा केस बनता है कि नए बिल बनाने के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर पाता है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंसी के केस में ये जितना पैसा देगा, यानी कि मान लो उसने जो पैसा देना था पूरा नहीं दिया, तो जितना ही पैसा दिया तो उसको हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो पैसे नहीं दिए वो करेंगे बैड डेब्ट्स में, और ये खत्म करेंगे। या अभी ये तो अगर ये इंसॉल्वेंसी होती है तो ये भी कैंसिल करने के बाद एक्चुअल में कैश बैड डेब्ट्स टू यहां पर भी आप करोगे, इसमें बी का नाम लिख दोगे कि बी ने कैश दिया है, अगर वो कोई कैश देता है तो, ठीक है। तो यहां कर दो कैश अकाउंट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी, और ये करेगा ए डेबिट टू कैश टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये इंसॉल्वेंसी केस में होगा। जितना भी कैश देगा, अगर कम देता है, मान लो 7,000 दिए 3,000 नहीं दिए, तो वो 7,000 यहां लिख के 3,000 यहां लिख के बाकी 10,000 से पूरी एंट्री हो जाएगी, और ये भी सेम ऐसी एंट्री करके यहां पर 10 को क्लियर कर देगा। अगर वो इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो नॉर्मली आएगा तो ठीक है कर लेंगे, अदरवाइज आपको ये 5 एंट्रीज करनी है रिन्यूअल के केस में। पहले बिल कैंसिल होगा, फिर कैश रिसीव होगा कुछ पैसा का, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, फिर न्यू बिल बनेगा, और फिर बिल की ऑनर की एंट्री होगी, ठीक है। तो ये सारा हमारा केसेस बन जाएंगे। तो मैंने आपको अभी आप सारा बता दिया किस तरीके से इसकी एंट्रीज होनी है। तो पहले नॉर्मल केसेस के हैं, सेल परचेज के बाद 4 केसेस हैं, और उसके बाद डिसऑनर के अंदर 4 केसेस के अंदर डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगी, और रिन्यूअल के केसेस में क्या क्या एंट्रीज रहेंगी। ये आपको एंट्री समझ आ गई होंगी, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको सामने एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं जो कि ग्रेस पीरियड के साथ ड्यू डेट निकालने का है। फाइंड आउट द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। इन 6 के 6 केसेस को हम पकड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है। देखो फर्स्ट बिल है 29 मई 2017 का बिल है, और 4 महीने का बिल है, यानी बनाया गया बिल जो बनाया गया 29 मई 2007 को। तो एक्चुअली में क्या है, डेट ये है, यहां कर दो, और पीरियड इतना दे रखा है, ठीक है। तो डेट ऑफ बिल है 29 मई 2017, और बिल है 4 महीने का। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में 29 मई के बाद 4 महीने गिनने हैं। 29 मई के बाद 4 महीने गिनेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो 4 महीने खत्म होंगे हमारे 29 सितंबर को। 29 सितंबर 2017 के बाद जब इसमें हम 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। अब ध्यान दो, 4 महीने के बाद आ गया 2 अक्टूबर। पहले तो 4 महीने 29 सितंबर तक पहुंचे, और 3 डेज ग्रेस का पहुंच गया, तो पहुंच गया 2 अक्टूबर। अब ये 2 अक्टूबर की डेट आ गई, पर 2 अक्टूबर क्या होती है, हमारी पब्लिक हॉलिडे होती है। तो जब पब्लिक हॉलिडे आ गई है तो इसका मतलब उस दिन
आपके पास एक दिन पहले की जो डेट है ना, आपका जो आंसर आएगा वो 1 अक्टूबर आएगा। 1 अक्टूबर 2017 की इसकी मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट कहलाई जाएगी। समझ के कैसे? पहले हमने 29 मार्च के बाद 4 महीने काउंट करें, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 29 सितंबर के बाद 3 दिन ऐड किए, 3 ग्रेस डेज, तो बनते हैं 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को क्योंकि पब्लिक हॉलिडे होते हैं तो एक दिन पहले का दिन काउंट कर लेंगे और वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा आंसर 1 अक्टूबर 2017। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। सेकंड देखो, इसमें है 31 मार्च 2017 और इसमें एक महीने का टाइम है। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 के बाद एक महीना क्या आएगा? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल 17 में हम 3 डेज ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 मई, 2 मई और 3 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 मई 2017। तो एक महीना, सॉरी 30 अप्रैल के बाद, हाँ ठीक है, क्योंकि वैसे मार्च का बिल था ना, 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल आया और 30 अप्रैल के बाद हमने 3 दिन ऐड कर दिए तो 12 बन गया 3 मई। ओके। थर्ड केस देखो, थर्ड केस हमारा 21 जुलाई, लेकिन 60 दिन का टाइम है। अब 21 जुलाई के बाद 60 दिन काउंट करो, दिन काउंट करना, महीने नहीं। 21 जुलाई के बाद जब 60 दिन काउंट करेंगे तो जुलाई में बनते हैं हमारे बचे हुए 21 जुलाई के बाद 10 दिन, अगस्त में बनेंगे 31 दिन। आपके टोटल डेज कितने चाहिए आपको? आपको चाहिए 60 दिन। तो 10 दिन ये, 31 दिन ये, 41 डेज तो खत्म हो गए। 41 डेज के बाद सितंबर में बचे हैं 19 दिन। तो इसके बाद 60 दिन ऐसे हो गए। तो जुलाई के 10 दिन, 21 जुलाई के बाद, अगस्त के 30 दिन, 31 दिन और सितंबर के 19 दिन, टोटल हमारे 60 डेज हो गए। ये 60 डेज हमारे पास खत्म हुए 19 सितंबर को और उसमें आप 3 डेज ऐड कर दो। ठीक है। तो 3 डेज 19 सितंबर के बाद ऐड करेंगे तो 22 सितंबर आ जाएगा। और यहां पर एक चीज चेक नीचे लिखी हुई है कि इमरजेंसी हॉलीडे आ गई 22 सितंबर को क्वेश्चन के अंदर। अगर 22 सितंबर को इमरजेंसी हॉलीडे आए तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा था 23 सितंबर। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 14 मई 2017, 14 मई के बाद 90 दिन गिनने हैं आपको। 14 मई के बाद 90 दिन। अब 90 दिन कैसे काउंट होंगे? 14 मई के बाद पहले मई के देखो, मई के हमारे पास खत्म होंगे 14 मई के बाद 16 दिन। ठीक है, 16 दिन ये खत्म हो गए। जून के, सॉरी 17 दिन, क्योंकि मई में 31 दिन होते हैं ना, तो आपके मई में 14 के बाद 17 दिन खत्म होंगे। जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन। अब बचे कितने देखो, अगर आपके पास 90 दिन काउंट करने हैं, 30 और 17 47 और 48 58 68 78, 78 डेज खत्म हो गए, बाकी रह गए 12 दिन 90 दिन में से। तो 12 मतलब कि आपका 12 अगस्त की डेट आएगी। ठीक है, दोबारा देखो, 14 मई की डेट थी। 14 मई के बाद आपको मई में बचते हैं 17 दिन। ठीक है, जून में 30 दिन, जुलाई के 31 दिन। अगर जुलाई तक देखते हैं तो ऑलरेडी 78 डेज खत्म हो चुके हैं, बाकी 12 दिन बचते हैं अगस्त के। 12 दिन अगस्त के देखे, 12 अगस्त आ गया। 12 अगस्त के बाद हम 3 दिन ऐड करेंगे तो बनता है 15 अगस्त। अब 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे आ गई, तो 15 अगस्त के बाद अब एक दिन कम कर देंगे, ताकि वो, क्योंकि जब पब्लिक हॉलीडे से एक दिन का कम कर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 14 अगस्त 2017। ठीक है, समझ आ रहे हैं? अब पांचवा केस देखो, 28 जनवरी 2016 में एक महीना काउंट करना है। 28 जनवरी 2016, 28 जनवरी के बाद एक महीना क्या होगा? 28 फरवरी। अब 28 फरवरी में आपका दिन खत्म हो गया, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर है, अच्छा सॉरी, ये लीप ईयर है 2016 में है ना। तो 28 जनवरी 2016 के बाद आपके पास जो लीप ईयर आया, तो उसमें आपके फरवरी में क्या होते हैं? 29 दिन होते हैं। तो 28 जनवरी के बाद एक महीना खत्म हो गया 28 फरवरी को, उसका 3 दिन काउंट करो, पहला दिन 29 फरवरी, फिर 1 मार्च और फिर 2 मार्च। तो 28 फरवरी 2016 में अगर हम 3 डेज ऐड करेंगे तो 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मार्च 2016। ओके, अब एक लास्ट केस है, 31 जनवरी 2016 में भी एक महीना काउंट करना है। 31 जनवरी 2016 को कैसे करेंगे? अब 31 जनवरी का एक महीना कैसे खत्म होगा? अब 31 फरवरी तो होती नहीं, कब होगा कि महीना खत्म? वही 29 फरवरी को। 29 फरवरी को खत्म होगा, पहले 28 फरवरी को खत्म हुआ था, 29 फरवरी को खत्म होगा, महीना क्योंकि लीप ईयर का है। तो 29 फरवरी के बाद आपके पास आ रहा है 3 दिन ऐड करके
29 फरवरी के बाद आपके पास 3 दिन ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 मार्च। ठीक है, तो ये आपके पास 6 केस हुए। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया किस तरीके से आपने 3 दिन ऐड करके इसमें ग्रेस डेज ऐड करके अपनी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट निकालनी है, और कैसे इमरजेंसी हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे और एक फरवरी का दिन भी आपने देखा, तो कैसे अलग अलग केसेस में हमने आंसर्स निकाला। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। और अभी आज की क्लास के लिए इतना ही कर रहा हूँ, और अगली क्लास के अंदर आपको मैं जो एक्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो जनरल एंट्रीज के हैं, वो साथ में और कराऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स, स्टे हेल्दी, थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।